इक्यावन रुकनी टीम डॉक्टर रिजवान नसीर की सरबराही में यहाँ से टर्किया पहुँची। वहाँ पे हमें अदियामान में हमें एरिया दिया गया जहाँ पे हमने सर्च एंड रेस्क्यू का काम शुरू किया। और उसमें जो पहला दिन था, ज़ाहिरी बात है बेस ऑफ ऑपरेशन सेट करना होता है, कहाँ पे आपने अपने कैंप है में चीज़ें इस्टेब्लिश करनी है और उसके बाद अपना ऑपरेशन स्टार्ट करना है। देन वी स्टार्टेड एंड मेरे से पहले भी, बल्कि जो पहली स्टोरी थी दैट वो सक्सेस फॉर अस, क्योंकि हम लोग लाइफ लोकेटर था हमारे पास, हमने सैकड़ों बिल्डिंग्स में इम्कानात नज़र आए, वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। और उसमें जो पहला हम सब के लिए, हम सारे दिन रात काम कर रहे थे, तो वो फरहान मिर्ज़ा साहब थे हमारे साथ। उनका जो विक्टिम है वो पहले निकला था, सेकेंड डे मेरा दीबा शहनाज तो हमारे साथ हैं, लेकिन इनके साथ हमारे और भी टीम मेंबर्स मौजूद हैं, तो आइए हम आपको उनसे भी मिलवाते हैं। जी बिल्कुल, जो उनके साथ हमारी रेस्क्यू टीम में इनके गए थे वो है फरहान मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम फरहान। एंड देन वी हैव तैमूर, वेलकम टू द शो। एंड देन इब्रार हसन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और इनकी पूरी टीम थी जो कि 51 लोगों की एक टीम थी, जिनमें ये 4 भी मौजूद थे जो कि गए थे। एंड यू नो ऑब्वियसली एवरीवन वाज प्लेइंग देयर रोल इन दैट मिशन। मिस दीबा के साथ और उनकी टीम के साथ गपशप और कंटिन्यूटी रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो जिस रेस्क्यू टीम और ये पूरे जो कहते हैं ना जो उनका एम था इसके पीछे, उनसे सारी डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम आपको कुछ विजुअल्स दिखाएंगे कि उन्होंने जो खिदमत की, लोगों के काम आए एंड जो उनका रोल प्ले था। तो आइए छोटे से क्लिप्स हैं, पहले हम ये देखते हैं, उसके बाद हम इनसे बात करेंगे। और हिबा, इतनी ये सैड विजुअल्स थे, लेकिन स्टिल पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है और हमारी जो रेस्क्यू टीम है वो कितनी हिम्मत और हौसले के साथ वहाँ पर गई है और उसने वहाँ पर इतना रेस्क्यू किया है, खिदमत की है। और हमारे पास यहाँ पर वो इंसान भी मौजूद हैं जिन्होंने पहला विक्टिम यू नो सेव किया, ही सेव्ड द फर्स्ट पर्सन। तो वही बात आ जाती है, बात मुल्कों की या रिलीजन की या किसी चीज़ की नहीं आती, बात सिर्फ ये है कि आप एक दूसरे के यू नो काम आ रहे हैं। एंड आप वही बात है कि एक अपनी कहते हैं ना आखिरत के लिए भी कितनी एक अच्छी चीज़ कर रहे हैं। तो फरहान जो थे पहले जो विक्टिम्स थे, जो मियाँ बीवी आप बता रहे हैं राइट, उनको आपने रेस्क्यू किया और वो सरवाइव कर गए राइट? जी वो सरवाइव कर गए। इसमें यह था कि बेसिकली जब हमें क्योंकि जब हम पहुंचे थे साइट के ऊपर तो इन्होंने ना डिफरेंट एरिया टास्क हमें दिए थे, साइन किए थे कि ये स्कॉट इधर है, ये स्कॉट इधर जाएगा। जो एरिया मुझे मिला, जो बिल्डिंग पे मैं गया तो वो बेसिकली थी 10 स्टोरीज बिल्डिंग थी और वो पूरी की पूरी क्लैप्स हो गई हुई थी। और हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है लाइफ लोकेटर। वो लाइफ लोकेटर बेसिकली क्या है कि कोई भी डेब्रिस के अंदर कोई लाइफ विक्टिम होगा तो वो डिटेक्ट करेगा हार्ट बीट के ऊपर, ठीक है। हमने जब वो देखा तो उसमें हमें ना 2 लाइफ विक्टिम शो हो रहे थे। अब लाइव विक्टिम तो शो हो गया, मगर प्रॉब्लम अब ये थी कि हम लोगों ने अप्रोच उसके पास किस तरह करनी है। बेसिकली वो बिल्डिंग 10 मरलास की, मगर वो ये दोनों के जो विक्टिम थे उसके सेंटर के अंदर थे, मतलब मलबे के
मलबे के अंदर थे, मगर लोकेशन इनकी मलबे के सेंटर के अंदर थी। अच्छा। अब लोकेशन होने के बाद, विक्टिम आइडेंटिफाई होने के बाद अब ये था कि अप्रोच किधर से करनी है, क्योंकि बिल्डिंग सारी क्लैप्स हुई होती है आपकी, तो आपने ऐसी कोई चीज़ को नहीं छेड़ना होता कि पता चले जो ऊपर आवर लूज बटन वो भी आपके ऊपर गिर जाए। फिर हम एक जगह से एक जगह हमने देखी, असेस किया उसको, कटिंग ब्रीचिंग करते रहे। फिर उस पेशेंट की तरफ हम पहुँचे, और जब उस पेशेंट की तरफ हमने पहुँचे तो वो लाइव था, और उसकी जो लेग थी वो बीम के अंदर आई हुई थी। और बेसिकली वो जो पेशेंट था, वो जो विक्टिम था, वो था भी मैट्रेस के ऊपर, ये जो सोफा होता है ना, सोफे के ऊपर था। हम लोगों ने भी स्ट्रेटजी में ये किया कि उसको सोफे को काटा पहले नीचे से, और उसके अंदर आयरन बार्स होती हैं उसको काटा हमने, जो स्प्रिंग्स होते हैं उसको काटने के बाद फिर हमने बीम को काटा, क्योंकि बीम को हम हैवी मशीन यूज़ नहीं कर सकते थे कि ये ना हो कि वाइब्रेशन से जो लूज है वो पड़े। वो हमने ऑपरेट करते करते, तो ऑपरेशन करते करते सपोर्ट हम लोग दे रहे थे, क्योंकि आप एक ऐसे लूज मटेरियल है, डेब्रिस के अंदर जा रहे हैं, तो हमें करने पड़ती है, शोरिंग करनी पड़ती है वुड की। हमने वुड की कटिंग करके सपोर्ट दे के स्ट्रक्चर को फिर उसके पेशेंट के पास गए, और देने के बाद फिर उसको हमने आईवी लाइन मेंटेन की, क्योंकि 1.5 दिन से वो बेचारा अंदर ट्रैप हुआ था। और आईवी लाइन देने के बाद फिर हम लोगों ने उसके साथ बातें भी करते रहे, और बातें करने के बाद फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता उसको भीम को काटना स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला विक्टिम था वो हम लोगों ने 6 आवर्स ऑपरेशन स्टार्ट होने के बाद, यानी कि हमने 10 बजे स्टार्ट किया था, तो वो जाके कोई 4 बजे के करीब सुबह जाके उसको एवैक्यूएट किया, क्योंकि बड़ा ट्रिकी किस्म का ये ऑपरेशन जाहिर है, क्योंकि उसमें वही कहते हैं ना, सर्वाइवल के चांसेस बड़े कम होते हैं। और मेरा यही है कि जो 2005 में पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया था, जो कि बहुत फेटल था, उसमें टर्की जो था वो मुल्क सबसे पहले उन्होंने हमारी मदद की, और वही बात है आज हम उनके काम आए हैं। जी दीबा, आप बताएं इस बारे में। फरहान साहब की एक सक्सेस स्टोरी थी, और ये सारे स्क्वाड लीडर उनको हेल्प आउट भी साथ साथ ही काम कर रहे थे। तो सेकंड डे था, मैं ये सारे मुख्तलिफ लोकेशंस पे ऑलरेडी डिप्यूट थे, और सर्च एंड रेस्क्यू मोस्टली यही कंडक्ट करते थे। मेरा ले जोन और कमांड पोस्ट के ऊपर ज़्यादा काम था। तो इतने में मुझे रेस्क्यू स्क्वाड से 2 मेंबर मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि मैडम, ये जो हमारी बैक साइड की बिल्डिंग है, इधर के वो लोग बाहर पहुँच गए, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आवाज़ें आ रही हैं ना, तो अभी हमारे पास कोई ऑफिसर इंचार्ज मौजूद नहीं है, तो बताएं कि आप क्या करना है। तो मैंने कहा आपने मना नहीं करना कि जस्ट मुझे 1 मिनट दे, मैं रेडी हो जाऊँ। रेडी तो थे, लेकिन वो एल्बो पैड, हेलमेट वगैरह, क्योंकि आपने डेब्री के अंदर जाना हो अगर मलबे के अंदर, तो वो मैंने कहा मुझे जस्ट पहनने दे, मैं अभी आती हूँ। और मैंने वो पहना, फिर हम लोग चले गए, और वहाँ पे जाके जब वो स्ट्रक्चर देखा तो इट वाज 5 स्टोरी बिल्डिंग कोलैप्स, और 3rd के अंदर डीप डाउन वो एक ट्रंच सी बनी हुई थी जहाँ पे वो खातून मौजूद थी, लेकिन उसका जो नीचे दोनों लेग्स जो थी वो ये डेब्री में थी और ये बीम के नीचे थी। ये तो हमने क्लियर करके पहले निकाली काफ़ी आवर्स की उस पर, और ये जो थी वो नहीं निकल रही थी। यहाँ तक कि सिचुएशन पहुँच गई थी कि हमारे जो टीम डॉक्टर होते हैं, और इवन डॉक्टर रिजवान और डॉक्टर फरहान, हमारे 3 डॉक्टर्स बाहर थे, उनकी टीम थी। उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री की उनसे कांटेक्ट करके तो उन्होंने ये कर लिया कि हमने शायद इसको टांग को काट के बाहर निकालना पड़े। हमें अंदर ये पता था कि लास्ट यही होता है कि आपको लिम या लाइफ में से एक चीज़ चूज़ करनी पड़ती है। बट हारून जो मेरा स्क्वाड लीडर है, इस वक्त भी हताई में जो स्क्वाड में काम कर रहा था, हताई में इस वक्त काम कर रहे हैं माशाल्लाह से वो, और एक लाशारी, ये 2 बंदे मेरे साथ अंदर थे। हम लोगों ने कहा कि हम ना इससे किसी तरह से कोशिश करते हैं कि माजूर होने से बच जाए। तो हमें ये बाद में बाहर कहा जा रहा था, नहीं कटर आप अंदर यूज़ ना करें, क्योंकि कटर यूज़ करेंगे तो डेब्री नीचे गिरने का खतरा है, और आप सारे भी। हमने कहा हम मैक्सिमम रिस्क लेंगे, आप दे दें हमें पहुंचाते जाएं। फिर हम वो करते रहे, और कटर जिस वक्त हम करें तो बीम को जो हमने एक क्रोबार होती है लोहे की सलाख, उससे हमने सिरक के इतना किया था, इतना। जब हमने कटर यूज़ किया तो ये सिरक के वापस उसकी उस पर आ गया, और अपने जो लड़का थे, दोनों थे, वो भी उसी तरह से रिस्क पे थे। तो फिर मैंने होल्ड करा के फिर दोबारा से बड़े आराम से वो कराने की, लगता नहीं था, वैसे अपनी फीलिंग में बताऊं कि ये नहीं लगता था कि हम इस टांग को भी बचा पाएंगे। ये था कि हमने विक्टिम को निकाल लेना है, लेकिन ये दिल नहीं मानता था कि इसको काट के निकालें। तो उस वजह से हमने वो मैक्सिमम रिस्क लिया, और दोनों लड़कों के बाद फिर हमने आईवी लाइन के लिए मेडिकल टीम से साजिद को बुलाया। आईवी लाइन उधर अंदर पॉसिबल इतने घंटे के उस पर नहीं हो पा रही थी,
फिर मैंने कहा चले आप ना उठाने में ही हेल्प आउट करें, जब इसको हम खींचेंगे उस पे से निकालेंगे उसमें हेल्प आउट कर लें। तो इस तरह से करके हमने उसको, जिस वक्त वो कटर से हमने उसकी टांग के गिर से सारा वो काटा कंक्रीट का, और फिर उसको स्पाइन बोर्ड पे हमने करके बाहर निकाला। हमें खुद यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन हमारी ख्वाहिश और दुआ लगातार ये हो रही थी अंदर कि या अल्लाह इसमें कामयाबी अता फरमाना, और ख़ास करके जो विक्टिम है ना, विक्टिम को माजूरी, क्योंकि मैंने 2005 के अर्थक्वेक में काम किया हुआ था, तो जब लोग बच तो जाते हैं लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए जो माजूर हो जाते हैं ना, वो उन्हीं से पूछें, उनके फैमिली मेम्बर से पूछें कि कितना बड़ा अजाब होता है। तो जब वो बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड एक्सट्रीकेट किया तो मैं कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर हमने हैंड ओवर किया, और वो उनकी थी एक रिलेटिव खातून बाइट थी, और वो जैसे उनको चूम रही थी और जैसे उनके तासुरात थे वो आप लोगों ने टीवी पे देखे। लेकिन ये सारा एक टीम वर्क था। हम में से कोई बंदा इवन कमांड पोस्ट पे भी बैठा ये नहीं सोच रहा था कि मेरा सिर्फ ये काम है, मैंने ये नहीं करना। हम सबको एक ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजारा गया, और सब ने मैक्सिमम कोशिश की है कि जहाँ किसी को ना कर नहीं सकते थे, अगर कोई फिजिकली आ जाए या कोई कॉल आ जाती थी, हमारे साथ वॉलंटियर अटैच थी फातिमा, वो ट्रांसलेट करती थी हमारे लिए, वो हमें कॉल करके बताती थी। तो जो भी बंदा, एक तो स्क्वाड एक ऑर्गेनाइज तरीके से जा रहा था ना, इवन देन भी कॉल आ जाए तो हम ना नहीं करते थे कि हमने नहीं जाना। हम अपना स्क्वाड बना के, हम जो रेस्ट के लिए भी थोड़े थोड़े टाइम के लिए भी लोग आते थे वो भी वापस चले जाते थे। वही बात है ना हिबा कि आप अपना दर्द तो महसूस कर सकते हो, लेकिन किसी और का दर्द फील करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ये सिर्फ खुदा की नेमत होती है और हर इंसान के पास ये नहीं होती। अबरार, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आप वहाँ पर गए, जब आपको पता चला कि यू आर इन द टीम और आप को वहाँ पर भेजने के लिए प्रपोजल आया, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या आपके एम थे? मतलब होता है ना, मोराल आपके बहुत हाई होते हैं। पाकिस्तानी खून ऐसा है कि हम मदद करने के लिए सबसे आगे होते हैं। तो आप उस सिचुएशन और उस टाइम के बारे में बताएं। हमारा काम इमरजेंसी पर रिस्पॉन्ड करना, इसके लिए हर वक्त तैयार रहना है, और हम लोग जहनी तौर पर इवन अदरवाइज फिजिकली और रिसोर्स वाइज हर वक्त तैयार रहते हैं। पाकिस्तान रेस्क्यू टीम की क्लासिफिकेशन बेसिकली इस चीज़ में एक अगला कदम थी कि अगर इंटरनेशनली हमें रिस्पॉन्ड करना पड़े तो हम वहाँ भी ये साबित कर सकें कि हम यही सारी खिदमात, ये सारी चीज़ें उसी क्वालिटी के साथ किसी और मुल्क में भी डिलीवर कर सकते हैं। जब भी इंसिडेंट हुआ, एंड वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ दिस स्केल, दिस मास स्केल, तो उसमें लॉसेस देखकर और न्यूज़ से अंदाज़ा हो रहा था कि दे माइट आस्क फॉर इंटरनेशनल असिस्टेंस, विच अल्टीमेटली हैपेंड। सो जिस वक्त डिसाइड किया गया और हमें कहा गया कि आप लोग तैयार रहें और मूव करना पड़ सकता है, तो बिल्कुल ये वो वक्त होता है, ये टाइम होता है जिसके लिए आप एक्चुअल तैयार हुए होते हैं। सही बात। तो एक्साइटमेंट इसको उस तरह नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है इट्स नॉट दैट फॉर्चुनेट एक्चुअली द इंसिडेंट इटसेल्फ, लेकिन ये है कि मोटिवेशन के हवाले से और जो कुछ आपने किया है, जिसके लिए आप पे इन्वेस्टमेंट की गई है, जिसके लिए आपको तैयार किया गया है, जिस चीज़ के लिए आप पर बिलीफ है, आपकी सोसाइटी का, आपके लोगों का, आपकी मैनेजमेंट का, इदारों का, ये वक्त होता है जिसमें आपने अपने आप को साबित करना होता है। सो बिल्कुल उस वक्त आपका दिल करता है कि हाँ, दिस इज़ द प्लेस, इज़ द पॉइंट वेयर वी हैव टू रिस्पॉन्ड, जहाँ पर हमें जाना चाहिए। तो उस वक्त हम सारे बिल्कुल रेडी थे, और अभी भी जब हमें से कुछ लोगों को वहाँ रोका गया है और ज़ाहिर है कुछ को रिप्लेस होना था, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग एवरीबडी वांटेड टू स्टे, और तो इसी मोटिवेशन के साथ ही ये काम होता है। तो यू आर वेरी मच रेडी टू गो देयर, एंड वी डिड सो। जी, और वही बात है, से मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी, खुद नहीं इन्होंने बताया, इन्होंने ये एक ऑपरेशन कर रहे थे ना, तो हम लोग हर चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, तो इन्होंने मुझे उस दिन नहीं बताया। नेक्स्ट डे हम बैठे हुए अपनी एम्बेसी को भेजना था, तो ही टोल्ड मी कि मैडम आपको पता है कि हमने उधर से लोगों ने बिल्लियाँ बहुत रखी हुई हैं वहाँ पे, तो वो आती भी हैं, जब हम कर रहे थे वो मिले, और फिर इतने लीराज मिले, उसकी कैश था, तो जो उसकी बाहर खातून या उसका भाई था वो मुझे नज़र आए तो वो रो रहे थे, तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि हैंडिंग टेकिंग, हम प्रॉपर एक ना रिसीविंग लेते, तो इवन आई डिडंट काउंट। मैंने कहा फॉर पाकिस्तान, क्योंकि मैं मीडिया को भी कोऑर्डिनेट करती हूँ, तो ये दिस इज़ द स्टोरी कि हमने ऑनेस्टी के साथ उस बंदे को या उस बंदी को या उनके लवाकिन को ये चीज़ें वापस दी हैं। तो आपने मुझे ये बताया नहीं ना, हमने एम्बेसी की रिपोर्ट पे ये लिखा कि हमने ये इतनी चीज़ें, कहते हैं उसकी उस वक्त ना पिक्चर लेने वाला एक वो माहौल था कि हम पिक्चर लेते हैं, लेकिन ऐसे भी अल्लाह का शुक्र है हमारे जितने भी ये स्क्वाड लीडर्स हैं और इनके जो जितनी टीम भी गई हुई है, इन्होंने बहुत दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ अपने फ़र्ज़ को बिल्कुल। और आपने इतनी अच्छी बात की है कि बात वो नहीं होती कि आप आप किसी और मुल्क से, लेकिन एट द एंड आपकी एम्पैथी है, एक काइंडनेस है, एक गिविंग नेचर है जो कि काम आती है। तैमूर, आप लोग को
कोई 7 दिन के लिए वहाँ पे थे, राइट, 1 हफ्ता। आप लोग मुझे ये भी बताएं कि रेस्क्यू करने के साथ साथ पाकिस्तान से डोनेशंस किस तरह से वहाँ पे जा रही थी लोगों को, क्योंकि ज़ाहिर खाने की किल्लत है, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको एड चाहिए, मेडिसिन चाहिए, वो किस तरीके से हो रहा था? साहब के क्रेडिट पे एक और चीज़ आती है, जो 3 लाइव विक्टिम निकले थे ना उस इंसिडेंट पे तैमूर साहब खुद थे, तो आई थिंक पहले वो मेरे ख्याल में आप उस इंसिडेंट का बता दें ताकि जो मुझे वर्क साइट जो है साइन हुई थी, जो हमने फाइनली 3 विक्टिम्स जो है लाइव निकाले थे। सबसे पहले हमने रात को जिस रात को हम पहुंचे थे वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, तो उनके मदर और फादर बच्चों के वो भी इन साइड ही थे, तो उनके मामू इस्तांबुल से आए हुए थे, तो उन्होंने हमें ब्रीफ किया कि यहाँ पे मेरी सिस्टर है, तो उनकी फैमिली जो है वो 1st फ्लोर के ऊपर रहती है। डेट वाज अ 5 स्टोरी बिल्डिंग, वो बिल्कुल तमाम जो फ्लोर्स थे वो बिल्कुल जो है वो कोलैप्स कर गए हुए थे, तो उनकी फैमिली जो थी वो 5 स्टोरी थी। फिर हमने चेक करने के लिए, क्योंकि उनका जो क्लेम है, एंट्री की और हमने बात की, उनके फादर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त जो है वो कॉरिडोर में हूँ और जो मेरे बच्चे हैं वो इस वक्त जो है किड्स रूम के अंदर हैं। तो वही डिटर्मिन के यहाँ पे लाइव विक्टिम्स जो हैं वो हैं, और हमने अपना ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किया। लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि जो 5 स्टोरीज जो थी उनकी कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो ऐसा कोलैप्स था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि स्ट्रक्चर अब किस तरफ है। जो कमरा डिफाइन किया जा रहा था वो निकलता किचन था, जो किचन था वो निकलता किड्स रूम था। टोटली स्ट्रक्चर जो है वो शेप चेंज कर चुका था अपनी। हमने उस रात एक अपनी पहली एंट्री की, लेकिन आगे जाने के बाद वो आगे से वी शेप स्ट्रक्चर था, हम आगे एंट्री नहीं कर सके। इन द मॉर्निंग हमने 2nd ट्राई की और हमने बेसमेंट से एक ट्राई करने की कोशिश की। वो भी जब हमने बेसमेंट से ऊपर 1st फ्लोर के ऊपर कटिंग एंड ब्रीचिंग स्टार्ट की फ्रॉम बॉटम टू टॉप अप्रोच के साथ, तो जो क्रैक्स थे दे स्टार्टेड ओपन। उसके ऊपर 5 स्टोरीज थी और जो क्रैक्स थे वो खुलना शुरू हो गए। देन वी कोलैबोरेटिवली डिसाइड कि अब इसको क्या किया जाए, तो यही डिसाइड हुआ कि ये अप्रोच जो है वो फिजिबल नहीं है, डेंजरस अप्रोच है, बिकॉज क्रैक्स आर गोइंग टू ओपन। उसके बाद हमने एक तीसरी अप्रोच की, वो भी फिजिबल नहीं रही। तो फाइनली हमने जो 4th अप्रोच की, कि जो बिल्डिंग की साइट थी वहाँ पे एक्सकेवेटर चलवाने के बाद उनके मामू ने हमें एक मैप बनाकर दिया उस घर का। उन्होंने कहा जी मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके बिल्कुल साथ जो है ना दीवार के किचन है, और किचन के बिल्कुल साथ जो है वो किड्स रूम है, जिसके अंदर 3 बच्चे जो हैं वो अलाइव हैं। फिर एक्सकेवेटर चलाने के बाद हमने जो किचन से अप्रोच की और हमने फिर टनल बनाई। टनल बनाने के बाद हमने जो 3 बच्चे थे उनको उस टनल से जो है वो निकाला, और ये तकरीबन 36 और कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन के बाद जो है वो तीनों ऑपरेशन थे। ऑपरेशन का ये 82 आवर्स था, 82 आवर्स है। 82 आवर्स के बाद ये 3 लोग वहां से निकले, और जो मेरी वाली विक्टिम थी वो 57 आवर के बाद निकली थी। तो ये इतने आवर्स के बाद, अर्थक्वेक के बाद अगर देखें तो लोग जिंदा निकलते हैं अगर टेक्निकल एक्सपर्टीज हो और आपकी वो इक्विपमेंट और सारी चीजें बड़ी जरूरी हैं। लेकिन इसमें डोनेशंस जो हैं, डोनेशंस का जो आपने पूछा था क्वेश्चन, ये उसका थ्रू एम्बेसी राउट होता है। जैसे हमारे साथ भी वहाँ पे कंटीजेंट पहुंचा था अल-खिदमत का, उन्होंने टेंट वगैरह का अरेंज किया हुआ था, उन्होंने हमें बताया था और हमने उनको पूरा मैप, उन वॉलंटियर्स और आफात, वहाँ का एक लोकल इदारा है जो डिजास्टर मैनेजमेंट का, जो कोऑर्डिनेट करता है और वो फिर आइडेंटिफाई करता है कि ये सारा एरिया है जिसमें ये चीज़ की ज़रूरत है। सो फार है ये कि 10-11 जो उनके सिटीज़ तबाह हुए हैं, बाकी जितने हेल्प के लिए खुद पहुंचे हुए हैं उनको वहाँ पे टेंट्स की ज़रूरत थी, जो पाकिस्तान ने भी इवन सेंड किए हुए हैं, लेकिन वो थ्रू मिनिस्ट्री और जो आफात जो उनका इदारा है उससे मिल के फिर वो स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्योंकि अभी तो डेब्री रिमूव की जा रही है और जो गाँव पूरे के पूरे तबाह है वहाँ पे टेंट विलेज इस्टेब्लिश करने का शुरू हो गया। बिल्कुल। दीबा की हमारे पास ये हिबा कुछ क्लिप्स भी हैं इनकी ब्रेवरी की, इन्होंने जो वहाँ पर रेस्क्यू किए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम फिर से इन्हीं से गुफ्तगू स्टार्ट करेंगे थे। लेकिन हमारे पास कुछ विजुअल्स मौजूद हैं दीबा की ब्रेवरी के, तो आइए चलिए हम पहले वो देखते हैं, फिर इनसे बात करते हैं। हम कर रहे उसके ऊपर गिर सकती है ना, वो हटानी है ना उसके ऊपर गिरेगी। मैं आऊं Bir dakika. 1 minute. ओके सब रुक बस, और ना उसे फेंकना, ये इधर साइड पे करो। पहुंच गया हम जरूर। Neredeymiş bu ya? ये एक मिनट मैं बताऊं साथ में। लाचारी वेट, आराम से ये पकड़ो। बुल्ला यार, यू ओके? Gülay ablam. Sakin ol.
हाँ, please don't put on the अबीरा वो कहते हैं ना, फुटेज देख के रियलाइज होता है कि कितनी प्रॉब्लमैटिक एक सिचुएशन है। बिल्कुल। एंड दीपा, मुझे ये बताएं कि आपको कहते हैं ना मेजर एक चैलेंज क्या फेस करना पड़ा? बिकॉज जगह जो है बहुत लिमिटेड है और उसमें आपने उसको सेफली एक्सट्रिकेट करना है। दबा हुआ है कोई शख्स या खातून थी जैसे मेरे ऑपरेशन में, तो उसमें आपके पास इक्विपमेंट तो बहुत है आप यूज़ करने को, तो अगर वैसे सिंपल ये घर गिरा हो तो बाहर से करना हो तो बहुत इट्स वेरी सिंपल। बट जब आपने इस तरह कन्फाइंड स्पेस के अंदर ही करना हो, किसी जगह पे बहुत नैरो सा वो हो, और फिर आपको ये खतरा हो कि जब आप चलाएंगे तो ऊपर से डेब्री आपके ऊपर गिर जाएगी या विक्टिम के दोनों कहते हैं ना, दोनों रिस्क में, दोनों रिस्क में। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है रेस्क्यू ऑपरेशन। अच्छा फरहान, आप बताइएगा कि ऑब्वियसली आपने जब फर्स्ट रेस्क्यू किया वहाँ पर जो विक्टिम्स थे, उसके अलावा कौन कौन से आपने मतलब वहाँ पर वेंचर्स किए, किस तरह से आपने वहाँ पर लोगों को हेल्प आउट किया, उसके बारे में आप बताइएगा। और क्या आप प्लान कर रहे हैं कि आप दोबारा से जाएं उनकी हेल्प करने के लिए? बिकॉज आफ्टर अर्थक्वेक बहुत टाइम तक वो उसके आफ्टर इफेक्ट्स और रहते हैं, आफ्टर शॉक्स होते हैं। तो उसके लिए आपका कोई प्लान है? मैडम ये था कि जब हम वहाँ काम भी कर रहे थे और जिस जगह पे हम स्टे भी कर रहे थे, इवन के हम ड्यूरिंग ऑपरेशन बिल्डिंग के अंदर जब बंदों को इवैक्यूएट कर रहे थे, उस वक्त भी आफ्टर शॉक आ रहे थे। मगर उस वक्त मोराल और आपकी मोटिवेशन इस तरह की थी कि आप कहते थे नहीं कि हमने ये काम करना ही करना है। इवन कि जिस तरह मैडम ने बताया कि अभी भी एक टीम हमारी हदाई में लगी हुई है, तो हमें तो ऑर्डर अभी आज मिलेगा तो हम चले जाएंगे, हमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। वहाँ एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वेदर की, माइनस फ्रीजिंग पे चला जाता था आपका वेदर। और साथ हम लोगों ने जिस तरह वो बंदे को इवैक्यूएट किया, साथ जब आप एक बंदे को इवैक्यूएट करते तो पब्लिक को जब ये पता चला कि जी पाकिस्तान की रेस्क्यू जो टीम आई है इन्होंने 4-6 बंदों को इवैक्यूएट कर लिया, तो आप हैरान हो जाएंगे कि हम इवन के बाहर जाते भी थे ना कोई चीज़ खाने के, वैसे तो हमारे पास अपना सारा का सारा था, तो उनको ये पता चलता था ये पाकिस्तान की टीम है तो हमें पकड़ के ले जाते थे कि आए हमने वहाँ बंदा लोकेट करना है, वहाँ हमें आवाज़ आ रही है। तो हम डिनाई तो नहीं कर सकते थे, इवन के जाते थे हम लोग। और रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ हम लोगों ने सर्च भी बहुत ज़्यादा की हम लोगों ने लाइफ लोकेटर के थ्रू। तो ये था कि हम वो उस वक्त सिनेरियो कुछ इस तरह का बना हुआ था कि कोई बंदा आप किसी की आंखों के अंदर ना, मतलब आपका जो मैंने बंदा जब इवैक्यूएट किया जो उसके साथ लेडी थी, जब उसको लेडी को इवैक्यूएट करना था वो भी बड़ा प्रॉब्लम था जी। तो वो जो उसकी बेटी थी जी, तो वो उसने मुझे जब ये कहा कि जी मैं अपनी मदर को आखिरी दफ़ा देखना चाहती हूँ, तो आप ये देखें कि मैं तो एक दफ़ा मैंने कहा यार ये मैंने कहा नहीं आप बैठिए, अभी हम ऑपरेशन कर तो रहे थे हम लोग, मगर उसमें हमें 24 आवर्स लगा जी। तो वो बड़ी आपको उन लोगों को पब्लिक को इतनी होप आपके साथ हो जाती है जिसको के साथ में कि यार करना ही है। तो मोराल पहले भी आप था, मोराल आज भी आप है, इवन के जो हमारी अभी की वहाँ टीम है, मैडम भी वहाँ से बात कर रही होती है, हमने कहा किसी किस्म की सपोर्ट या इस तरह की चीज़ है। मैं इसी से रिलेटेड जैसा इब्रार अभी फरहान ने बताया, आप लोग एक तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम है, पाकिस्तान से आप गए, उधर से टर्की का भी होगा, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनके साथ आप क्लोजली काम कर रहे थे? गवर्नमेंट है या हेल्थ केयर सेक्टर है? वैसे किसी भी मास स्केल इंसिडेंट के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे लोगों की एक इंटीग्रेटेड अप्रोच इसकी ज़रूरत होती है, और इस तरह के इंसिडेंट मल्टी एजेंसी रिस्पॉन्स होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान रेस्क्यू टीम है, इसी तरह बहुत सारे और मुल्कों की क्लासिफाइड टीम्स भी हैं और नॉन क्लासिफाइड टीम्स भी हैं। तो बहुत सारी टीमों ने वहाँ पर रिस्पॉन्ड किया। पाकिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान आर्मी की टीम भी वहाँ मौजूद थी। इसके अलावा और भी इदारे हैं जो टाइम टू टाइम वहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तुर्की में इटसेल्फ अफाद है, और इसके अलावा मज़ीद NGOs हैं। एक ऐसी साइट जहाँ पर मैंने सर्च ऑपरेशन किया, वहाँ पर जब हमें वहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर शायद लाइव विक्टिम हो सकता है, हम मिडनाइट वहाँ पर पहुँचे तो उधर जो लोग काम कर रहे थे वो माइनिंग स्पेशलिस्ट थे तुर्की ही के, और उन्होंने उस अराउंड 8 स्टोरी बिल्डिंग के अंदर ऑलरेडी 2 माइंस बना रखी थी। एक और ऐसी जगह पर बल्कि जिस साइट से हमने लाइव विक्टिम निकाले हैं, जब मेरा ये ड्यूटी टाइमिंग यहाँ पर चल रही थी इसी बिल्डिंग पर, तो हमारे साथ वहाँ पर उनकी टीम को जो लीड कर रहे थे वो वहाँ के एक्सकेवेशन की जो टीम या पार्टी थी वो उसके स्पेशलिस्ट थे। तो
जिसको जब जब मौका मिलता है और जहाँ से चांस मिला और जो उसकी स्पेशलिटी है उसके साथ लोग वहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हैं। बिल्कुल एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, टीम वर्क आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और स्पेशली जब आपकी एक टीम ऑर्गेनाइज्ड है। और हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं हिबा, दीज ऑल आर सर्टिफाइड फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस। Yes, and they're also engineers as well. Yes, exactly. मैं यही पूछना चाह रही थी बिकॉज तैमूर, अबरार एंड फरहान ये तीनों इंजीनियर्स भी हैं। तो आप बताएं तैमूर, एज एन इंजीनियर, यू नो एक पाकिस्तान में होता है कि आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो यू हैव अ वेरी स्पेसिफिक मार्केशंस कि आपने यही करना है, लेकिन आपने रेस्क्यू टीम का हिस्सा बनने का कब सोचा? और जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं उनमें भी बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स होंगे जो चाहते होंगे कि हम मुल्क की खिदमत इस तरह से भी करें, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे और किस तरह से ये पॉसिबल हो सकता है? When I was passed out from the university, I am graduate from UT Texila. तो उसके बाद फिर मैंने रेस्क्यू की, जब मैं जॉब सर्च कर रहा था तो काफ़ी सारे इदारे थे, बट आई पर्टिकुलरली अप्लाई फॉर द एमरजेंसी ऑफिसर इन रेस्क्यू 112 बिकॉज एक ऐसी जॉब है जिसमें अल्लाह ताला दीन के साथ, दुनिया के साथ साथ आपको जो है वो दीन और आखिरत में भी जो है वो दे सकता है। कि इससे बेहतर आई थिंक रोज़गार क्या हो सकता है कि जिसमें आप अर्निंग भी कर रहे हो और लोगों की दुआएं भी ले रहे हो और अपनी आखिरत को भी जो संवार रहे हो। तो मेरी यही अप्रोच थी कि यार एक ऐसा रोज़गार जिसमें बाकी भी प्रोफेशंस हैं, इट ओके, लेकिन एक ऐसा रोज़गार जिसमें आप दुनिया के साथ साथ आप अर्निंग भी कर रहे हो और अपनी आखिरत भी संवार रहे हो, तो इससे बेहतर रोज़गार जो है वो नहीं हो सकता। तो डिफरेंट हमारे जो ट्रेड्स हैं उनके लिए डिफरेंट एजुकेशन क्राइटेरियाज हैं अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल जो हम गजटेड पोस्ट के ऊपर जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हमारे जो ऑपरेशनल स्टाफ है उसके अंदर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, सब इंजीनियर्स हैं, जो हमारे जो डर्ट रेस्क्यूअर्स हैं और फायर रेस्क्यूअर्स हैं उनमें जो सब इंजीनियर्स हैं वो अप्लाई करते हैं। और इस तरह जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है वहाँ पे जो नर्सिंग डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए जो है वो सीट्स ओपन होती हैं। तो जब भी आती हैं ये सीट्स तो ओपन एडवर्टाइजमेंट होती है और ओपन क्राइटेरिया के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, और एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है। आप उस प्रोसीजर को क्लियर करेंगे तो आपकी रिक्रूटमेंट मेरिट के ऊपर जो है डेफिनेटली। एंड आई थिंक अगर आप जिससे कहते हैं ये तो आप बिल्कुल प्रोफेशनली उस साइड पे आप वॉलंटियर भी कर सकते हैं। वॉलंटियरिंग तो कहते हैं ना किसी भी एक नॉर्मल सिटीजन के लिए अवेलेबल है वो चीज़, वो ऑप्शन तो हमेशा है। मैं वॉलंटियर के डिपार्टमेंट को मैं हेड कर रही हूँ यहाँ पाकिस्तान में, और अल्हम्दुलिल्लाह कि पंजाब की तमाम यूनियन कौंसिल में मेरी वॉलंटियर्स की टीम इस वक्त मौजूद है। 5000 से ज़ायद टीम है जिसमें 1,25,000 मेंबर है। हर साल इनको इंटर यूनियन कौंसिल कंपटीशन हम करवाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो बेस्ट टीम होती है वो यहाँ एकेडमी में आती है, और ये सारे जो हैं उन जो स्क्वाड लीडर्स हैं जो बायस नहीं होते क्योंकि ये एकेडमी हेडक्वार्टर का स्टाफ होते हैं, ये उनको एवेलुएट करते हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्स के ऊपर, डिज़ास्टर में किस तरह वो रिस्पॉन्स करते हैं, उनको मुख्तलिफ सिनेरियोज दिए जाते हैं। तो हमारा बड़ा एक अच्छा नेटवर्क है। और फिर हमने जब कोविड आया तो हमने ऑनलाइन बल्कि उनकी रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए शुरू की। उसमें रेस्क्यू कैडेट कोर्स स्टार्ट किया। RCC अगर आप लिखेंगे तो RCC ऐप भी मौजूद है, आप लैपटॉप से भी इसको कर सकते हैं। वहाँ रजिस्टर्ड होकर 5 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, उसमें ट्रेनिंग लेते हैं, फिर से उनको नज़दीकी रेस्क्यू स्टेशन पे हैंड्स ऑन स्किल्स या हमारी टीम उनको यूनिवर्सिटी में जाके ट्रेनिंग देती है, और उसके बाद वो हमारे कोर का हिस्सा बन जाती हैं, RCC का हिस्सा बन जाती हैं। और इस तरह से करके हमने मुख्तलिफ डायमेंशंस पे वॉलंटियरिज्म को फ़रोग देने के लिए स्टार्ट किया कि अगर वो RCC वाला स्टूडेंट जो स्कूल कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से फारिग होता है, अगर वो चाहे तो फिर हमारी सर्ट का मेंबर बनता है। सर्ट होती है कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो हर यूनियन कौंसिल में तकरीबन 12 मेंबर पे मुश्तमिल होती है कम अज़ कम, और ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है। ये अपनी यूनियन कौंसिल के एरिया में इमरजेंसी रिस्पांस पे, सेफ्टी सर्वेज पे अवेयरनेस और ट्रेनिंग देने में हेल्प आउट करते हैं। इसी तरह से तीसरा एक प्रोग्राम है जो प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव था, लेकिन हम वो प्रोग्राम पहले से कर रहे थे तो फिर हमें फोकल एजेंसी हम ही को दिया गया, दैट इज़ CPR ट्रेनिंग। CPR ट्रेनिंग आपको नलतर का वाकया याद होगा जिसमें एक बच्चा एक डॉक्टर ने देखा और वहाँ CPR फ़ौरन किया और फिर वो बच गया था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था उस वक्त कि ये पूरे मुल्क में ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो उसमें फिर हमने कोऑर्डिनेट की, उन्होंने देखा कि ऑलरेडी रेस्क्यू 1122 इस पर ना सिर्फ ट्रेनिंग देती है बल्कि इनका हर प्रोफेशनल इस पर ट्रेंड है। तो हमने CPR ट्रेनिंग का ऑनलाइन मॉड्यूल CPR ट्रेनिंग के लिए डेवलप किया।
ट्रेनिंग दी और दूसरे इदारों के साथ कोऑर्डिनेट करके जिन जिन के पास मैनिकन्स थी उनको और उनके पास ट्रेनर्स थे उनको कहा कि वो उस पर करके ट्रेन करें आम सिटीजन को कि कोई कुछ भी नहीं वॉलंटियर करना चाहता तो वो इस काबिल तो हो कि दो बड़ी वजूहत जिनकी वजह से डेथ होती है, एक ब्लीडिंग की वजह से, एक दिल बंद होने की वजह से, अगर बर वक्त वो ये दो काम हर शहरी को आते हों तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम जानों को बचाया जाए। और जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत। दीपा ने इतनी अच्छी बात की है कि एक वो गाइडेंस दे दी है यूथ को भी कि अगर आप इस चीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, यू वांट टू हेल्प आउट पीपल, आप रेस्क्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करें। और उसी से रिलेटेड दीपा ने 82 आवर्स में देयर इज़ अ फुटेज जिसमें उन्होंने 2 मेल और 1 फीमेल को रेस्क्यू किया, तो आइए उसकी एक फुटेज देखते हैं। Kameraları kapatın Allah. Kameraları kapatın. Kameraları. Arkadaşlar şöyle çok eğilmeyin. Abi bekle ya. Bekle. Arkadaşlar sakin olun. Tahta burada, tahta burada. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olalım. Yavaş yavaş abi. Nasıl oldu? Bırakın. Please. Denmeyin hadi. Abi geriden duralım. Allahu Ekber. ये जो लास्ट मोमेंट था उस पे जो आप सबके तासुरात थे वो आप शेयर करें कि क्या है, ताकि हमारे व्यूअर्स भी जान सके कि क्या एक विक्ट्री की वो आपको फीलिंग आती है, व्हाट इज दैट फीलिंग? बेसिकली जब आप कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, वेदर इट विल बी सक्सेसफुल और नॉट, ये आपको पता नहीं होता। आप अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट जो है वो कर देते हैं और अपनी पूरी कोशिश जो है वो कर देते हैं। लेकिन जब कोई विक्टिम आप निकाल लेते हैं तो इट मीन्स कि द मिशन हैज़ बीन सक्सेसफुल। तो वो जो फीलिंग है वो डेफिनेटली आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है। और वो मैं अगर अपनी बात करूँ तो वो फीलिंग ही और है कि यार जिसके बारे में आप डाउटफुल होते हैं कि आप इसको बचा पाएंगे या नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप वो आपके सामने आ जाता है, आप उसको निकाल लेते हैं, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो फीलिंग ही और होती है। तो ये पहला बच्चा था, ये 3 बहन भाई थे जो हमने, जो सबसे पहला जो था ये 14 साल का, मुझे इसका नाम भी याद है, ओकान इसका नाम था, ये सबसे छोटा भाई था उनका, और सबसे पहले ये निकला था। उसके बाद इनकी जो सिस्टर है 23 साल की बीज़ा, उनको हमने निकाला। जब हम उस तक हमने अप्रोच किया तो शी सेड कि मैं इस वक्त, मेरी कुछ कंडीशन ऐसी है कि मेरे कपड़े जो है वो ठीक नहीं है, तो मैं बाहर नहीं आ सकती। देन वी अगेन कम बैक, और हमने फिर प्रॉपर क्या कहते हैं कंबल वगैरह लेके गए, उनको सारा कवर किया और फिर हमने उनको निकाला। और तीसरा जो उनका भाई था समी 16 ईयर्स, आखिर पे फिर हमने जो है वो उसको निकाला। तो मतलब जो 36 घंटे पहले हम सोच रहे थे कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक 36 घंटे बाद जब हमने उनको निकाला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो सक्सेसफुल हुआ। और तो ये अधियामन में थे ना, ये अधियामन के अंदर था, अधियामन के अंदर। राइट, और वही बात है आप वसीला बन गए, हम वसीला ही और बनते हैं। अल्लाह ने मदद की। अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर कादिर है। क्या की, मैं तो कहती हूँ मेरी तो हार्ट बीट अभी भी बहुत फास्ट है। आपको ना, आप वैसे कहते हैं अल्लाह है जी, लेकिन आपको ऐसे मौकों पे यकीन हो जाता कि अल्लाह है। अल्लाह आपको बताते हैं कि 82 आवर्स आफ्टर अर्थ पे कैन टोटली रबर एंड एवरी, और लोग रो रहे हैं, आहो बकाए, और उसने जिंदा और इस तरह से निकाले और बिल्कुल उसको खराश ना आए। अल्लाह मुझे अच्छी तरह याद है कि इसके जो मामू थे वो पहले दिन से हमारे साथ थे, तो उन्होंने ना मुझे गले लगा लिया, तो रोना शुरू कर दिया। तो उनके अपने अल्फाज थे कि तुमने मेरी बहन की नस्ल बचा ली है। तो वो रोते हुए मुझे ये कह रहे थे कि तुमने मेरी बहन की जो है वो नस्ल खत्म होने से जो है वो बचा ली है। तो ये फीलिंग है वहाँ पे इस तरह के जो एनवायरनमेंट आपको बड़ी दुआएं हैं आप लोगों के साथ। वही बात है, आप किसी और कहते ना अब मैनकाइंड के लिए काम आना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अपने लिए वही बड़ी बात है, हम अपने लिए दर्द फील कर सकते हैं, लेकिन किसी के लिए करना इज वेरी कमेंडेबल। इट इज
मैं जिस तरह हम बात करें नो किसी की हेल्प आउट करना, किसी के लिए एक कहते हैं ना वसीला बन जाना, कोई ऐसी कहते हैं ऑथेंटिक आपको NGOs हैं या वहाँ पे जो फंड रेजिंग कर रहे हैं, डोनेशंस हैं, प्लीज़ बताएं ताकि जिस किसी ने भी मदद करनी है वो आगे आ सके और उनको पता हो कि वो जहाँ डोनेशन दे रहे हैं वो सही जगह पे दे रहे हैं। मैडम हमें ये इतना पता था कि जब क्योंकि एरिया जो था ना वो पूरे का पूरा डिस्टर्ब हो गया था, इवन कि आपके वाटर सप्लाई भी खत्म हो गई थी। और जब हमें ये पता चला जी वाटर सप्लाई खत्म हो गई है तो हम लोग करेंगे क्या। आप ये देखें कि जब हम लोगों ने ऑपरेशन स्टार्ट किया तो अगले दिन आपकी जो मेन रोड है, जिस तरह आपकी लाहौर की गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड है, बेसिकली क्लैप्स भी इस तरह ही हुआ था सारा का सारा बिल्डिंग्स का। हमें नहीं पता चल रहा था पानी की सप्लाई किधर से आ रही है, हमें नहीं पता चल रहा था कि लोगों ने इवन के लोग आके गाड़ियों के अंदर आके उन्होंने गर्म टोपियाँ, ब्रांड न्यू टोपियाँ रख दी फुटपाथ के ऊपर कि जिसको चाहिए वो ले लें। आपके कॉफ़ी चाय रोड्स के ऊपर लगना स्टार्ट हो गई, तो और जिसको ज़रूरत है उसने उठानी है कि ये नहीं है कि किसी को ज़रूरत नहीं है उसने भी उठा लेनी, इस तरह का कोई मैंने सिस्टम नहीं देखा। तो कहते हैं ना जिसको नेशन जिसको कहते हैं वो सही वाकई नेशन जिस तरह। उसके बाद जब हम लोगों का 1 वीक का ड्यूरेशन खत्म हुआ था उसके बाद फिर एड आना स्टार्ट होगी कि वो एड का किस तरह, क्योंकि वहाँ जो NGOs हैं जिस तरह लोकल जिनकी टर्किश हमारे साथ NGO लगी हुई थी टर्किश एयरलाइंस की वजह से, तो उनसे मेरी कोऑर्डिनेट होता रहता था। तो वो कह रहे थे कि जी हमारी बाहर की कंट्रीज जो है वो हमारी डोनेशन दे रही है, वो फिर ये होता है डोनेशन आके सेंट्रलाइज एक उनका सिस्टम है उनमें देती है, वो फिर हम लोग आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है ठीक है, वो जाहिर है एक डॉक्यूमेंटेशन बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन में ठीक है ठीक है, इट्स ऑल ब्लैक एंड वाइट। एवरीथिंग इज एक्चुअली राउटेड बाय द एम्बेसी। जो हमारी पाकिस्तान की एम्बेसी वहाँ टर्किया में है, उन्होंने हमें भी रिसीव किया, फुल टाइम दिया कौंसल जनरल ने, उनकी टीम ने, और थ्रू आउट जितना भी हम वहाँ पे थे उन्होंने हमारे कॉन्टैक्ट नंबर अपने लोकल मीडिया और उनके टीम सारा उधर होती थी कि पाकिस्तान से ये टीम आई है। तो ये जितनी भी एड्स और चीज़ें भी जाती है इसका तरीकाकार भी ये है कि आप पाकिस्तान की जो एम्बेसी टर्किया में है उससे रब्ता करेंगे, वो आपको आइडेंटिफाई करके आफात का जो सेंटर है वहाँ पे कोऑर्डिनेट कराएंगे और फिर आपको एरियाज़ बताएंगे जहाँ पे वो एड पहुँचनी है। जो है इस तरह से इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ें, वो भी वो बंदा जाके किसी सरकारी, क्योंकि रिलायबल सोर्स जहाँ पे आपको आगे पता हो कि किसको देना है क्या करना है, ऐसे आप किसी को पकड़ा देंगे। ऑल्दो वो नेशन बहुत अच्छी है और वो इस तरह चीज़ें लेती नहीं है, लेकिन इसका ये तरीकाकार हमने खुद जब वहाँ से वाइंड अप किया ऑपरेशन, तो हमारे अपने जो टीम के टेंट थे 6 मेंबर के लिए एक था, वो 10 टेंट और हमने अपने खाने के लिए चीज़ें जो लेकर गए थे मील रेडी टू ईट ना, वो 300 हमने टेंट दिए, वो हमने इमरजेंसी सर्विस 112 है वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रॉपरली हैंडिंग टेकिंग करके दिया। और जो लोग थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हम उनमें से कोई चीज़ वापस नहीं लेकर आए। सही। और आप लोगों ने खुद भी जिस तरह से सरवाइव किया है, मतलब आप मतलब कैंप्स में थे, किस तरीके से था? एक्चुअली जो हमारी टीम है ना ये बनी इसी तरह से इसकी कि इसने अपने जाके कैंप्स बेस, हमारे पास सारा ऑल इक्विपमेंट वी वर हैविंग, बट जब हम अदियामान में पहुंचे तो हमने देखा कि जो इनकी गवर्नमेंट की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, तो आफात जो थी वो एक 5 स्टोरी बिल्डिंग थी जिसके अंदर 3rd 4th फ्लोर पे आफात ने अपना एक सेंटर बनाया हुआ था। तो हमारी कोऑर्डिनेशन चूँकि रिक्वायर्ड थी आफात से क्लोज के कि कहाँ विक्टिम है, कैसे किधर जाना है, हम चूँकि नए शहर में, तो हमने कहा कि इसी बिल्डिंग में जो सबसे पहला फ्लोर है उस पर हम रह जाते हैं, अदरवाइज़ हमने अपने कैंप्स लगाने होते हैं। तो अब जो दूसरी जगह हताई में गए हैं, हमारी दूसरी टीम गई है, उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर कैंपिंग और अपना बेस ऑफ ऑपरेशन वहाँ सेट किया है। अदरवाइज यहाँ पे जो क्रैक बिल्डिंग थी, मज़े की बात यह है कि वहाँ पे रात में 2-3 दफ़ा तो आफ्टर शॉक्स आते थे जब हम उठ के बाहर आ जाते थे और फिर वापस हम अंदर चले जाते थे कि नहीं ये अभी आफात वाले भी हैं, कोई बात नहीं, तो हम इधर ही स्टे। हालांकि इट वाज रिस्की और नॉट प्रोफेशनल, लेकिन बाहर भी जगह नहीं थी ना, बाहर लोगों ने स्टॉल लगा दिए, बाहर कहीं कैंप लगाने की जगह नहीं थी, हर तरफ मलबा था। तो कोई ऐसा जो नहीं, अभी जो हमारी टीम गई है वहाँ पे स्टेडियम पूरा वैक्यूएट हुआ है ना, तो इसलिए स्टेडियम में जगह थी। ये जो शहर था ये छोटा था, इसमें इस तरह की खुली कोई जगह नहीं थी, मलबा गिरा हुआ था। तो हमारी इतनी जो 51 मेंबर्स के अलग अलग टेंट हैं या चीज़ें, वो उस तरह से पॉसिबल नहीं था, तो हमने उस बिल्डिंग में स्टे करना प्रेफर किया। बेसिकली आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो इसके अकॉर्डिंगली होती है कि आपको वहाँ पे कोई भी जगह नहीं मिलेगी। तो प्रिपरेशन आप अपनी सारी लेके जाते हैं, अगर कोई आपको एडवांटेज वहाँ पे मिल जाए
देन इट्स ओके। लेकिन आप ये रिलाई नहीं कर सकते कि एक डिजास्टर स्ट्रिकन एरिया के अंदर आपको कोई बिल्डिंग मिलेगी तो हमारे जितने भी टेंट्स, हमारे मील रेडी टू ईट, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा कोई पता नहीं, बट आप अपनी प्रिपरेशन अपना खाना साथ लेके जाते हैं। तो ये 7 डेज का एक कंप्लीट रिस्पॉन्स पैकेज जो है वो टीम अपने साथ लेकर जाती है। और मेरा ख्याल है ये जो ट्रेनिंग है यही आप लोगों का वो ये जो टफ पार्ट होता है वही आपको इस काबिल बनाता है कि आप में ये जो जज्बा है कि हमने किसी भी वक्त किसी भी मुल्क के लिए अगर हमें खिदमत के लिए बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे, और ये जज्बा सिर्फ पाकिस्तानियों में सबसे ज्यादा पड़ा हुआ। इधर से भी अगर भेजेंगे और मेरे ऑफिस से कॉल आती है चली जाती। बिल्कुल वो तो नजर आ रहा है कि आप लोगों में कहते ना एक सिर्फ ये नहीं है कि पैट्रियोटिज्म अपने मुल्क के लिए, लेकिन इंसानियत के लिए जो कि बहुत बड़ी चीज है। और हम आप चारों को और आपकी पूरी रेस्क्यू 112 की टीम को सलाम पेश करते हैं। आप लोग इट्स लाइक वी कांट सर्वाइव विदाउट यू गाइस। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है ये जो हमारी रेस्क्यू टीम है वो हमारे लिए तो है ही है, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस के साथ आपकी कोलैबोरेशन है, वहाँ से आप चारों सर्टिफाइड आपकी पूरी टीम है, ये इस बात का सबूत है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर भी पेश हैं और हम लोग किसी से कम नहीं हैं। हमारी टीम्स, हमारी स्क्वाड टीम्स, एवरीवन इज अप टू द मार्क। और ये पूरी दुनिया की जितनी भी रेस्क्यू टीम्स हैं उनमें वन ऑफ द बेस्ट टीम है, एंड वी सल्यूट यू ऑल कि आप लोगों ने इतना अच्छा अपनी जान पर खेलकर किसी की जान बचाना बहुत बड़ी बात है। और हम अपने चैनल और अपने प्रोग्राम की तरफ से आपको सलाम पेश करते हैं। और अभी क्योंकि हम वी आर गोइंग टू एंड अप दिस सेशन, हम उम्मीद रखते हैं कि तुर्किया में आने वाले ज़लज़ले के जितने भी शहीद हैं उनको भी अल्लाह ताला बहुत आला मकाम दे, और जो सर्वाइवीज़ हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे और जिन लोगों का कहते हैं ना एक हेल्थ इफेक्ट हुई है, जो कि कई इंजरीज हो जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है, अल्लाह उनको सेहत दे। एंड इंशाल्लाह खैर, आई होप कि आफ्टर शॉक से वो चीज़ें वो कहते हैं ना उनकी एक पूरी सिस्टम जो है वो स्टेबलाइज हो बहुत जल्द। बिल्कुल। और अभी एक हम ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हम कुछ नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड।